विविधा रोगा जायन्ते प्रायः मलस्य संचयात्, यानी कि पेट की गड़बड़ी से बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। अब प्रज्ञा अपराधो ही रोगस्य कारणम, दूसरा कारण है स्ट्रेस। ये डब्बाबंद खाने का जो प्रचलन चला है उसकी तरफ जो हम देखते हैं रुझान आजकल विशेषकर यूथ का बहुत ज्यादा है। केवल यूथ ही नहीं, बच्चे हों या बच्चों की मम्मियां हों या पापा हों, जब पिज्जा आता है तो सबका ही आता है। जितनी भी बीमारियां हैं ना, वो आपकी गलत जीवन शैली से ही आई। अपने परिवार के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें डाइट को ही मेडिसिन के रूप में प्रयोग करना सिखाएं। जिम भी एक अच्छा है, उसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन वो एक कंप्लीट पद्धति नहीं मानी जाएगी। अच्छा। योग का केवल एक्सरसाइज तक अर्थ सीमित नहीं। अच्छा। योग का आप सरल अर्थ करें तो एक जीवन शैली है। और बच्चे को भगवान ने ये बहुत बड़ी विशेषता दी है कि वो हमारे प्रवचन से नहीं, वो हमारे आचरण से सीखता है। केवल पढ़ाई से ही बच्चे का विकास नहीं होता। पढ़ाई से दिमाग का विकास हो सकता है, लेकिन शरीर का जो विकास होगा वो खेलने कूदने से होगा, वो योगाभ्यास करने से होगा। योगी व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, वो कभी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकता। कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, मैं भी बढ़ूं, वो भी बढ़े, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, मैं भी निरोग रहूं, वो भी निरोग रहे, सब आनंद में रहे, अपने जीवन का लाभ लें। तो विश्व पटल पर योग की बहुत आवश्यकता और भी है और फैल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे योग की शक्ति और योग की चमत्कारिक क्षमताओं के बारे में, कि योग किस तरह से हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन और हमारी आत्मा को भी संतुलित करता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं योगाचार्य श्री कुलदीप त्यागी जी। ये एक अनुभवी योग गुरु हैं। ये श्रृंगी ऋषि योग संस्थान गांधीधाम के संस्थापक और SYS पावर योगा के डायरेक्टर भी हैं। अपने योग के क्षेत्र में अपने कई वर्षों के अनुभव से इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की जीवन शैली में बदलाव लेकर आए हैं ये, और लोगों को कई गंभीर समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि ओबेसिटी, PP है और महिलाओं में PCOD, हार्मोनल इश्यूज हैं, इन सब समस्याओं से लोगों को छुटकारा दिलाया है, उनकी ज़िंदगी को एक दिशा दी है। तो अगर आप योग की चमत्कारी क्षमताएं और योग की ताकत को महसूस करना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्वागत करते हैं कुलदीप त्यागी जी का। कुलदीप जी नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के एपिसोड में। सबसे पहले तो कुलदीप जी हमें ये बताएं कि आपका योग का सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस योग में अपने आप को प्रशिक्षित करने की, योग में ही अपने करियर को बनाने की और अपनी संस्था को स्थापित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में। थैंक यू सर। हमारा सौभाग्य है आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ लगातार इंटरव्यू देने आती हैं। आज हमें भी आने का मौका मिला है। तो आपने बात की है कि कहाँ से आपने शुरुआत की और संस्था को स्थापित करने का विचार कैसे आया। मैं प्रारंभिक काल से ही गुरुकुल में शिक्षित हुआ हूँ। अच्छा। गुरुकुल बरनावा जो कि महाभारत कालीन एक स्थली है। हाँ जी। मेरठ जो बागपत का इलाका है, उत्तर प्रदेश दिल्ली के आसपास का क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर गुरुकुल है। अच्छा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रृंगी ऋषि जी जो कि कलयुग में ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी के रूप में एक श्राप की वजह से 50 साल के लिए आए थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर भव्य गुरुकुल की स्थापना की है। अच्छा। तो वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और वहाँ नियमित योगाभ्यास होता था। अच्छा। हमारी जो दिनचर्या है सुबह उठ करके 4 बजे से फिर सबसे पहले 1 से 1.5 घंटा योगाभ्यास ही होता था। अच्छा। तो संस्कार तो हमें वहाँ से बहुत अच्छे मिले और योग में जाने की प्रेरणा मिली। फिर वहाँ से शिक्षित होने के बाद हमने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित है, वहाँ पर जाकर के शिक्षा ग्रहण की और वहाँ से हमने जो अपनी बैचलर शिक्षा होती है योग की प्लस जो मास्टर शिक्षा होती है, मास्टर एजुकेशन है योग की, उसको प्राप्त किया। और वहाँ पर हमारा मार्गदर्शन किया डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जी जो कि वर्ल्ड के सबसे पहले प्रोफेसर रहे योग में। तो और योग का जो सबसे पहला डिग्री देने वाला संस्थान है वो भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है।
हमारे आदरणीय श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी भी वहीं से योग की डिग्री लिए थे और आचार्य करमवीर जी उसके स्नातक रहे। स्वामी रामदेव जी ने बहुत हमारे गुरु जी के साथ में कार्य किया। लगातार हमारे जो गुरु जी के शिष्य हैं वो स्वामी रामदेव जी के संस्थानों में अभी भी कार्यरत हैं। तो ये परंपरा वहाँ से चली। फिर हम आए गांधी धाम। तो वर्ष 2010 में जनवरी को हम गांधी धाम आए थे, आर्य समाज गांधी धाम। आर्य समाज गांधी धाम जी। तो आर्य समाज गांधी धाम आचार्य वाचुनिधि जी बहुत अच्छा कार्य उसमें कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया था। वहाँ पर नियमित योग की कक्षा चलती थी, तो हमने उसको संचालित रखा, बहुत अच्छी तरह से चलती रही। फिर हमने उन्हीं की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में फिर श्रृंगी ऋषि योग संस्थान खोलने का निर्णय लिया। वर्ष 2014 में हमने एक छोटी सी दुकान ली थी, जो आपका ये कक्ष है, लगभग इतनी ही बड़ी दुकान होगी। तो उसमें हमने शुरुआत की कि हम कुछ एनर्जी और शक्ति लोगों को महसूस हो, प्लस योग के प्रति जो एक उदासीन भाव लोगों में था। एक्चुअली आज भी यूथ के अंदर ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि योग की अपेक्षा जिम ज़्यादा अच्छा होता है, दूसरी एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो हमारे मन में ये भाव था कि यूथ को योग से जोड़ा जाए, साथ में एक म्यूजिक जोड़ा जाए, म्यूजिक के जरिए एक रिदम लिया जाए और उसके जरिए लोग एंटरटेन भी करें और योग भी सीखें। तो ये है बात 2014 की, मतलब ये आप बात करें 2014 में आपने शुरू करी थी। नवंबर 2014 में हमने श्रृंगी ऋषि योग संस्थान की स्थापना की थी। अच्छा। और बहुत छोटे से केंद्र पर हम जब शुरू किए थे तो 7 लोगों ने शुरू किया था। अच्छा। फिर वहाँ से बढ़ते अब सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को हमने इसमें शिक्षित किया है और उनको लाभ मिला है। तो ये हमारी एक छोटी सी यात्रा रही है अब तक की, और सौभाग्य से आपके चैनल पर आज आने का अवसर बहुत बढ़िया कुलदीप जी। अच्छा, अब आपकी जितना मैंने रिसर्च किया है, आपकी शैली है पावर योगा जी, है ना? तो पावर योगा की ये जो आपकी अलग शैली, ये आपकी कहाँ से विकसित हुई? कैसे आपका रुझान आया पावर योगा की तरफ? और मतलब ये पावर योगा और जो हमारा पारंपरिक योगा या ट्रेडिशनल योग माने, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, मूल तो सबका हमारा पारंपरिक योग ही है। अच्छा। सब योगों का जो राजा है वो अष्टांग योग है। हाँ, अष्टांग योग। लेकिन अष्टांग योग में किसी भी आसन का वर्णन नहीं है। एक बार अष्टांग योग थोड़ा सा अगर अष्टांग योग का अर्थ होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि जी। तो सबसे पुरातन ये है, बेस यही है। और जिस तरह से सब प्रकार की नदियों को आकर के समुद्र में विलीन होना होता है, उसी तरह से जितने भी प्रकार के योग हैं, चाहे वो पावर योग हो, चाहे वो विन्यास योग हो, चाहे वो आजकल जितने भी और नई भी शाखाएं आ गई हैं, एंगर योग है, फिर हठ योग है, तो इन सब का जो मूल स्रोत है वो अष्टांग योग ही है और इन सबको विलीन भी इसी में होना है आकर। तो वो एक वृक्ष के समान है और हम सब जो कार्य कर रहे हैं वो एक शाखाएं हैं, पर जुड़े हुए सब उसी से। तो पारंपरिक जो हमारा योग है वो तो सबका मूल है। फिर अब आज के समय में कैसे लोगों तक योग को आसानी से पहुंचाया जाए और वो जुड़ करके उससे लाभ ले सकें, उसके लिए हमको थोड़ा सा कार्य करना था। उस दिशा में हमने कार्य किया है, तो इसलिए हमने उसका नाम दिया पावर योग। पावर योग का अर्थ होता है कि योगाभ्यास करते करते आपको पावर महसूस हो जाए। अच्छा। शक्ति की अनुभूति हो। अच्छा। हम जो ग्रंथों में सुनते आए हैं, शास्त्रों में पढ़ते आए हैं कि योग के द्वारा इतनी शक्ति मिलती है, ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, योग के द्वारा हम ये भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो इन सब को सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इनका प्रैक्टिकल कैसे किया जाए जी, तो उसके लिए सबसे पहले कि लोग आकर्षित हों। तो पावर योग इसलिए नाम दिया गया है कि लोग आते ही, जब हम देखिए पहला सेशन उनको देते हैं ना, तो बोलते हैं हमें बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं हम। और उसका मूल कारण ये होता है कि हमने उसके साथ में संगीत को जोड़ा है। अच्छा, पावर योगा और संगीत का एक कॉम्बिनेशन, मतलब योग और एक्सरसाइज, हाँ, ब्रीदिंग और म्यूजिक। अच्छा, तीनों का एक कॉम्बिनेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है पावर योग। हाँ, हमारे अनुसार। ओके। और योग का मतलब भी जुड़ना ही होता है ना? योग का मतलब भी जुड़ना ही होता है जी। तो जो पारंपरिक योग है उसमें अष्टांग योग बेस है, उसके बाद दूसरी शाखा चलती है वो है हठ योग की। तो हठ योग में आसनों का विधान है,
और प्राणायाम भी कुछ और विस्तृत तरीके से समझाए गए हैं। अच्छा। मुद्राएं हैं, बंद हैं, तो अलग अलग तरीके से उसको पूरा विस्तार किया गया है। फिर हठ योग से आगे बढ़ते हैं तो चिकित्सा योग आ जाता है। यानी कि हमने देखा कि आप देख रहे हैं जब स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसका प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से किया तो उन्होंने योग साधना चिकित्सा शिविर इस तरह से शुरुआत करी है। यानी कि योग के द्वारा साधना भी, हाँ, और जो लोग साधना तक नहीं पहुंच रहे हैं, हाँ। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति कैसे ध्यान में बैठेगा, जी बिल्कुल, कैसे साधना करेगा? तो उसको पाने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि शरीर रोग से रहित हो, तो योग चिकित्सा, तो ये एक दूसरा पहलू है। और जब लोग बीमार भी नहीं हैं, साधना भी नहीं कर रहे हैं, विशेषकर जो यूथ हैं, तो उनको कैसे उनका जो मनोबल है, उनकी जो शरीर की शक्ति है, उसको एक सही दिशा दी जाए और वो अपनी क्षमता को महसूस कर सके और योग हमारी विरासत है उस पर वो गर्व कर सके। तो उसके लिए एक सरल रास्ता देने के लिए हमारे मन में प्रेरणा हुई। तो उसी प्रेरणा के चलते चलते अध्ययन किया और गुरुजनों का मार्गदर्शन किया और साथ में ये पद्धति हमने निकाली, जिसका अभी देखिए हमारी जो कक्षाएं चलती हैं ना, उसमें यूथ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अच्छा। हाँ, अब जैसे यूथ की आपने बात करी, तो यूथ यूजुअली हम देखा जाए तो जैसे एक यूथ एक एज पर आ जाते हैं, जैसे 20-25 के लोग के, तो ज़्यादातर उनका पहला चॉइस होता है कि नहीं जिम जाना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है अपने को। तो यूथ को आप योग की तरफ किस तरह आप मोड़ना चाहेंगे? ऐसा क्या आप यूथ को अपने एक्सपीरियंस से समझाना चाहेंगे कि वो चलो ठीक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करें लेकिन योग को भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें? बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है, एक कंप्लीट पद्धति है। हाँ। तो मैं सभी यूथ से कहना चाहूँगा, आप जिम ट्रेनिंग करना है तो जिम करिए जी। आपको मसल्स बिल्ड करने हैं तो ज़रूर करिए, वो भी कोई बुरा नहीं है, एक हद तक उसको कर सकते हैं, लेकिन इसके कहीं ना कहीं कुछ सीमा है। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी स्टिफ होनी शुरू हो जाएगी, आपकी जो अभी फिलहाल की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, आपको जिम छोड़ना पड़ेगा, बॉडी स्टिफ होगी। प्लस क्या होगा कि लगातार जैसे हम जिम करते हैं, हाँ ये होता है यूजुअली जिम में कि जिमिंग में आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, जबकि योग आपकी बॉडी को लचीला बनाता है। हाँ। बिल्कुल। तो यही समझने की जरूरत है कि जिम करना एक हद तक ठीक है, अगर आपको अपना आउटफिट अच्छा रखना है तो जिम करना एकदम बढ़िया है जी। ठीक है जी। इस बहाने से क्या होता है कि आप अपने शरीर को समय दे पाते हो, आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए पसीने के जरिए उनको बाहर निकाल पाते हो, आप अपनी एनर्जी के बेस को समझ पाते हो। तो जिम भी एक अच्छा है, उसको बुरा नहीं कह सकते, लेकिन वो एक कंप्लीट पद्धति नहीं मानी जाएगी। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या है कि जैसे आपने मसल्स स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग किया जी, तो वहां क्या हो रहा है कि आप मशीन के साथ में कार्य कर रहे हैं। हाँ। अक्सर हमने देखा है कि यूथ जब जिम करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि 100 किलो वजन उठा लेंगे। बिल्कुल ठीक है, बट अगर घर पर उनसे कोई पानी मांगने लगे जी तो उसके लिए वो थोड़ा सोचते हैं कि मैं उठूं या ना उठूं। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि वो मशीन के साथ लगातार टच में है। बिल्कुल कृत्रिम है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, बिल्कुल। जबकि योग में क्या होता है कि अगर आपको वजन ही उठाना है तो आप अपनी खुद की बॉडी का वेट उठाते हो जी, साथ में आपका केवल शरीर लचीला नहीं होता है, आपका मन भी लचीला रहता है। हमने देखा है जब जिम करके लड़के बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा उनका शरीर अच्छा हो जाता है तो इस तरह से चलते हैं। ठीक है जी, मतलब उनका पूरा फोकस अपनी बॉडी और बाइसेप्स पर ही रहता है जी। कि मेरा शरीर इतना सुंदर हो गया। अब उनको ये इच्छा होती है कि जो सामने से आए वो थोड़ा रास्ता छोड़ करके चले। जी जी बिल्कुल सही। योग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मेरे साथ चल रहा है वो मेरे से जुड़ करके चले, रास्ते में चल रहा है तो मैं उससे जुड़ करके चलूं। जी जी। यानी कि वो दूर भागना नहीं सिखाता है, वो आपको केवल और केवल शरीर को सजाना नहीं सिखाता है। हाँ। क्योंकि शरीर तो देखिए क्या है कि एक समय बाद वो ढलना शुरू होगा। जी बिल्कुल। आज जो चमक है चेहरे पर वो कल धूमिल होती चली जाएगी, सबके साथ ऐसा होने वाला है। जी। दूसरी बात, एक समय आएगा कि जहां आपको जाकर के जिम बंद करना पड़ेगा, लेकिन योग में ऐसा नहीं है। अच्छा। योग तो आपके जन्म से शुरू होता है। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को, आप जब देखें तो वो क्या करते हैं कि शुरू में लेटे लेटे ऐसे साइकिलिंग करते हैं। ठीक है जी,
वो सिर नीचे टिका करके ऐसे कमर ऊपर उठा करके पर्वत आसन कर देते हैं, जितनी उनकी क्षमता है। यानी कि योग आपके जन्म से ही चल रहा है और ये सही जब बात तक किया। आप रहेंगे संसार में तब तक चलेगा। अंतिम सांस तक आप योगाभ्यास कर सकते हैं। जी। तो जिम एक समय है, वहां आप उसका लाभ ले सकते हैं। और मैं तो इसकी पूर्ति कर दूं तो इसमें थोड़ा सा समावेश कर देता हूं। जिम करना कोई बुरी बात नहीं है। जिम करना ही चाहते हैं तो जिम के साथ में योगाभ्यास को ज्वाइन कर लें, और आज हो भी रहा है सर। हाँ। हमने देखा हमारे गांधीधाम के ऐसे बहुत सारे जिम हैं जहां पहले वो जिम की ट्रेनिंग करते हैं बच्चे, उसके बाद एक योग कक्ष बनाया हुआ है, तो वहां पर योग टीचर आते हैं, फिर उनकी ट्विस्टिंग है, स्ट्रेचिंग है, और साथ में योग निद्रा है, बॉडी रिलैक्स करना है, माइंड रिलैक्स करना है, वो सब भी उनको कराते हैं। मेन बात यह है कि आपका केवल शरीर ही नहीं, मन भी तंदुरुस्त होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, तो योग से बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया बात करी है आपने कुलदीप जी। अभी जैसे अब हम बात करें, अगर जैसे आप बता रहे थे कि योग से काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, स्पेशली अगर हम बात करें तो एक वर्ग के लोग ज़्यादातर, जैसे 30 से 40 वर्ग के लोग जो यूजुअली ज़्यादा देर तक बैठते हैं या ज़्यादा देर तक उनका बड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, तो उनके अंदर ओबेसिटी है, उनके अंदर आपका हार्मोनल इश्यूज हैं, वुमेन्स के अंदर हार्मोनल इश्यूज, आपके पीरियड्स को लेकर इश्यूज, पीसीओडी, ये सब चीज़ें, वजन बढ़ना, किसी का वजन बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जा रहा है, थायराइड है, घट रहा है तो घटता ही जा रहा है, बॉडी गेन नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ों में योग कितनी मदद करता है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जी, तो? बहुत अच्छा प्रश्न है और आज इस प्रश्न की बहुत ज़रूरत थी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, योग ही इसका परमानेंट समाधान है। अच्छा। हाँ, क्योंकि योग का जो अर्थ है वो केवल और केवल एक्सरसाइज नहीं है। उसमें आपकी 4 प्रकार की हेल्थ है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? आसन के माध्यम से हम उसको करते हैं। फिर मन कैसे प्रसन्न रहेगा? प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से उसको सीखते हैं। फिर आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनके साथ आपको मधुरता रखनी है। और फिर आपकी जो अपनी आध्यात्मिक एक ओरा है, एक शक्ति है, जिसके लिए भगवान ने ये शरीर दिया है। ये शरीर इसलिए तो दिया ना कि अच्छे कार्य करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। बिल्कुल, मतलब भौतिक उन्नति तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक भी करेंगे, जरूरी है। तो वो सब की सारी चीजें आपकी योग से कवर हो जाती हैं। लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे बड़ी जो आवश्यकता है आज शरीर का स्वस्थ रहना है। जी। पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। इन सब का जो परमानेंट इलाज है वो केवल योग में है। मतलब योग, आपका कहने का मतलब है कि योग हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकता है? बिल्कुल, कैसे? क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हैं ना, हाँ। वो आपकी गलत जीवन शैली से ही आई। और योग का एक अर्थ ये भी होता है कि आपकी शुद्ध, सात्विक और सरल वैज्ञानिक योगिक जीवन शैली। अच्छा। योग का केवल एक्सरसाइज तक अर्थ सीमित नहीं। योग का आप सरल अर्थ करें तो एक जीवन शैली है, यानी कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है, और प्रसन्न कैसे रहना है। तो उसमें क्या होता है, देखिए, योग के हम जब सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, एक तो भाग हो गया एक्सरसाइज, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, फिजिकल एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज। दूसरा जो होता है वो होता है डाइट। अच्छा। अब मोटापा जो बढ़ रहा है लोगों का, कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि वो जिस मात्रा में खाना खा रहे हैं उस मात्रा में पच नहीं रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। सही है। लेट पचता है। लेट क्यों पचता है? क्योंकि लेस फिजिकल एक्टिविटी, वो फिजिकली उतने एक्टिव नहीं है जितनी मात्रा में वो कैलोरीज खा रहे हैं। यानी कि उनका जो इनपुट है वो ज्यादा है और आउटपुट कम है। इस वजह से वो स्टोरेज होता चला जाता है। फिर जो पीसीओडी की प्रॉब्लम आई, ये कहां से आई? हमने बहुत दिनों से डाइट वाले कॉलम को छोड़ दिया। देखिए, हमारे यहाँ शुरू से ही कहावत थी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। हाँ। ठीक है जी। अब इसमें और जोड़ दीजिए, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे तन। तन भी इसके हिसाब से ही जनता है जी, बिल्कुल सही कहा आप आपने। पाव खाओगे हाँ तो पाव के जैसा शरीर हो जाएगा। जी। ठीक है जी। आप जूस पियोगे तो एकदम लाइट वेट रहोगे। हाँ। तो इसमें पीसीओडी कहां से आया? जितना भी डब्बा बंद फूड है, प्रिजर्वेटिव वाला है,
या जितना भी ऐसा फूड है जो कि बासी फूड माना जाता है, 2 से 3 दिन बाद बेकरी फूड, बेकरी फूड जी। जो बहुत हाई कैलोरी भी है, हाई कार्बोहाइड्रेट है जी जी। और उसमें थोड़ा स्वाद जरूर है, तो उसकी तरफ आकर्षित होकर के विशेषकर हम देखें कि आज 13 वर्ष की बच्चियां हैं, 15 वर्ष के लड़के हैं, तो उनका अचानक से मोटापा बढ़ रहा है। चॉकलेट का खान पान बहुत ज्यादा है जी बिल्कुल। ठीक है जी। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल तभी बनेगा जब हम एक्सरसाइज के साथ साथ योग के इस भाव को भी समझें कि डाइट भी बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी बीमारियां देखिए, मोटापा हो, पीसीओडी हो, डायबिटीज भी, इन सब का जो मेन रूट कोज है वो क्या है कि हमारा जो खाना है उसको इम्पोर्टेंस कम दी जा रही है। आज व्यक्ति भाग रहा है, हर कार्य को समय दे रहा है, लेकिन वो जब खाना खाता है तो खड़े खड़े ही खा लेता है, चलते चलते खा लेता है। उसके पास खाने का ही टाइम नहीं तो कुछ नहीं होता, तो मोबाइल की स्क्रीन ही हम स्क्रॉल करते स्क्रीन चलती रहती है और खाते रहते हैं। जी जी जी। तो इससे क्या होता है, हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमने दिन भर में कितनी ऊर्जा खर्च की और कितनी हमने इनटेक कर ली है। इसको बैलेंस करना सिखाता है योग। हाँ। यानी कि आप जो है, अब मैं उसका फार्मूला भी बता देता हूँ। अच्छा। जैसे पीसीओडी है, हाँ। ये मोटापा है जी। इनके लक्षण थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं जी। ठीक है जी। एक तो इनमें योगाभ्यास किया जाए, साथ में हमारी जो बॉडी है, जो पका हुआ खाना है उसको कम पसंद करती है। पहले आपने देखा होगा सुबह के नाश्ते में चने होते थे, हाँ, स्प्राउट होता था, स्प्राउट्स होते थे, छाछ पीते थे लोग जी, जूस पीते थे थे। ठीक है जी। लिक्विड की मात्रा और कच्चे फूड की मात्रा ज्यादा होती थी। अभी हम क्या हो गए हैं कि 80 to 90% पका हुआ ही खाना खाते हैं। और पके हुए खाने में क्या होता है, एक तो जो पका दिया जाता है ना, तो उसके अंदर एसिडिटी की मात्रा, गैस की मात्रा बढ़ जाती है, वो पचने में थोड़ा सा भारी हो जाता है। जो प्राकृतिक रूप से पका हुआ खाना है वो डाइजेस्ट होने में बहुत आसान होता है। जैसे पके हुए फल होते हैं, जैसे आप फल खाओगे ना तो फल जो है आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो पच जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ भी प्रोसेस फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव वाला खाते हैं, डब्बा बंद खाते हैं, तो 7 से 10 घंटे में जाकर के पचेगा। अब जो वो पड़ा रहेगा तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे फैट बन करके स्टोरेज होता शुरू हो जाएगा। तो इस दृष्टि से जो पीसीओडी भी आया है, मैं तो इसको ये मानता हूं कि एक तो एक्सरसाइज का अभाव और साथ में जो एक ये डब्बाबंद खाने का जो प्रचलन चला है उसकी तरफ जो हम देखते हैं रुझान आजकल विशेषकर यूथ का बहुत ज्यादा है। और केवल यूथ ही नहीं, बच्चे हों या बच्चों की मम्मियां हो या पापा हो, जब पिज्जा आता है तो सबका ही आता है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो सभी खाते हैं उसको। हाँ। तो अब उसमें मैं ऐसा नहीं कि पिज्जा के बिल्कुल एकदम विरोध में हूँ, समर्थन में भी नहीं हूँ, बट कभी कभार अगर आपने खाना है तो अलग बात है, वो मजबूरी में खाने की बात है। उसको हमने क्या डेली रूटीन में डाल दिया है। और जो जूस पीना है तो वो कर दिया है मजबूरी वाला। उसमें बच्चे भी खुश होकर के नहीं पी पाते हैं। कारण क्या है कि हमने जो हमारे घर का एटमॉस्फेयर है ना, उसको एक्चुअली दूसरे माइंडसेट पर सेट ले गए हैं। वहां जो चॉकलेट है, जो बाहर का खाना है, उसको ज्यादा पसंद किया गया है। अगर सोचिए आपके घर में ऐसा माहौल हो कि सुबह से लेकर शाम तक अनहेल्दी फूड की एंट्री ही नहीं होने देंगे। जैसे मैं मेरे बच्चों को सुबह में जो खाता हूँ नाश्ते में, जैसे स्प्राउट खाता हूँ, तो हमारे पूरे परिवार के लिए स्प्राउट ही बनता है। अच्छा। विकल्प नहीं है। अब बच्चा देख रहा है कि ये सब यही खा रहे हैं, कोई दूसरा है ही नहीं घर में, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, तो वही खाना है। हाँ। और बहुत छोटा सा मेरा 3 साल का बच्चा है। हाँ। कभी मौका मिला तो हम आपसे मिलाएंगे जी। तो वो जूस बहुत पसंद करता है, फ्रूट्स मेरे साथ खाता है, स्प्राउट खाता है, छाछ पीता है, दूध पीता है, मक्खन खाता है। 1 कटोरी मक्खन खा जाता है जी। 50 ग्राम से ज्यादा मक्खन 3 साल का बच्चा खा लेता है। तो ये चीज हमको थोड़ी सी जाननी होगी कि धीरे धीरे हम अपने परिवार के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें डाइट को ही मेडिसिन के रूप में प्रयोग करना सिखाएं। तो इससे क्या होगा कि पीसीओडी एकदम से ठीक हो जाएगी, आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर हम डाइट पे ही, बैलेंस्ड ईटिंग पे फोकस रखें तो हमारी आधी बीमारी तो उसी से ही ठीक हो जाएंगी। मैं तो बोलता हूँ आधी नहीं, 100 के 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए, कहीं भी कुछ भी बीमारी आपके शरीर में आई है ना, हाँ। वो खाने और पीने की वजह से आई है, एक कारण। दूसरी आई है स्ट्रेस की वजह से। हाँ। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, पुरातन शास्त्र में ये 2 रूट
कोज जो है वो लाखों वर्ष पहले लिख दिए गए। एक तो है विविधा रोगा जायन्ते प्रायः मलस्य संचयात्, यानी कि पेट की गड़बड़ी से बहुत सारे रोग पैदा होते हैं। हाँ। ठीक है जी। तो जितने शरीर के में रोग आएंगे ना, वो खाने की वजह से पेट की गड़बड़ी से आएंगे। आप दूसरे रोग विविधा रोगा जायन्ते प्रायः मलस्य संचयात्, यानी कि पेट से हो गए। अब प्रज्ञा अपराधो ही रोगस्य कारणम, दूसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है, मोटापे का भी कारण है, पीसीओडी का भी कारण है। हाँ, ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आपका स्ट्रेस, मोटापा डायरेक्टली लिंक्ड है स्ट्रेस से, पीसीओडी डायरेक्टली लिंक्ड है स्ट्रेस से, मतलब जितनी भी बीमारी है डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी स्ट्रेस से। पेट तो खैर है ही आपके है। यहाँ अगर स्ट्रेस आ जाती है तो आपकी जो माइंड की ग्रंथियां वो सिकुड़ जाती हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। और जैसे यहाँ से आप सोचेंगे कि पूरा का पूरा हेडक्वार्टर यही है, यहाँ से एक्टिविटी धीमी होंगी, या यहाँ से हेडक्वार्टर अपनी पकड़ छोड़ देगा, तो बाकी शरीर को तो उसी के नियम फॉलो करने हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड अगर स्ट्रेस में आ जाती हैं तो थायराइड पैराथायराइड भी स्ट्रेस में आए, फिर आपकी पेनक्रियाज भी सिकुड़ेगी, फिर आपका लीवर भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपका पाचन ही पूरा रुक जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी के चलते पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, इन सब में दो ही मुख्य कारण है। हर बीमारी ठीक हो सकती है अगर आपका खाना अच्छा हो। और ये आपने और हमने देखा जब 2020 में लॉकडाउन था, कोरोना का काल था, तब आप देखिए जो कोरोना के पेशेंट थे केवल वही हॉस्पिटल में थे, बाकी सब अपना इलाज घर पर ही कर रहे थे। जी, ये बहुत सही बात कही है आपने। बहुत ये सोचने वाली बात थी कि हम लोग घर बैठे ही सबने एक तो योग को अपना लिया था। जैसे योग पहले ऐसी योग की छवि थी कि भाई योग हमेशा क्या बड़े बुजुर्गों, बीमार लोगों के लिए है। लेकिन 2015 के बाद जब मोदी जी ने हमारा योग की शुरुआत की, योग दिवस स्थापित किया, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने लगे, तब से योग की छवि आज इतनी बढ़ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग को एक अलग पहचान मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार करते हैं हम। मोदी जी के साथ साथ स्वामी रामदेव जी का भी बहुत बहुत आभार। बाबा रामदेव, हाँ, जिन्हें तो जब शुरुआत करी थी तो मतलब लोगों ने इतना ट्रोल किया था उन्हें, क्या करते हो आप, क्या सिखा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आए कि ये पद्धति कितनी ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब ये 5000 साल पुरानी विद्या है। जो अगर 5000 तो हमारे ये जो जितने आधुनिक विज्ञान वेता है वो बोलते हैं, ये वैसे लाखों वर्ष पुरानी विद्या है। देखिए, सृष्टि अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल से ही वेद का ज्ञान है। तो वेद के मंत्रों में आता है योगे योगे तवस्तरम, यानी कि योग शब्द वहां से आया है, वेदों से निकला है। हाँ। और फिर वेदों को पढ़ के हमारे ऋषि मुनियों ने समाधि तक की स्थिति में पहुंचने का प्रयास किया। फिर हमारे जो महर्षि पतंजलि हैं, कहा जाता है कि लगभग 1 लाख वर्ष पहले उन्होंने इस योग को पूरा लिपिबद्ध कर दिया था, अनुशासन में लेकर के आए। अनुशासन का अर्थ होता है संयोजित करना, व्यवस्थित करना। इसके उन्होंने 8 भाग शुरुआत में हमने बताए थे, यम नियम से लेकर के और समाधि तक। तो ये बहुत पुरातन है, सनातन है। बस इसमें क्या हुआ था कि बीच में ये थोड़ा लुप्त हो गया था। हाँ। अब स्वामी रामदेव जी ने इसको बड़े जोर शोर से फैलाया, प्रचार प्रसार किया। तो इसका क्रेडिट स्वामी रामदेव जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, और अनेक हमारे इस श्रृंखला के बहुत सारे जो विद्वान हैं, योगाचार्य हैं, धर्मात्मा हैं, उन सबको क्रेडिट जाता है कि हम जैसे भी जो एक तरह से अनपढ़, गवार और बिना कुछ जानने वाले, वो भी आज योगाचार्य बने हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो है इस दिशा में देखिए लाखों की संख्या में इस समय योगाचार्य देश विदेश में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। और उनका परिणाम भी ये हो रहा है कि लोग योग की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। हाँ। और लोग को फायदे भी मिल रहे हैं। बिल्कुल फायदा मिल रहा है। मतलब काफी डिजीजेस में हम जैसे बात कर रहे हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज तो है ही है, साथ में बड़े क्रॉनिक डिजीज में भी योग की मदद काफी मिली है। योग बिल्कुल बिल्कुल। अगर योग के अभ्यासों को श्वास प्रश्वास के नियम के अनुसार किया जाए, किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में किया जाए, साथ में आहार क्या लेना है क्या नहीं लेना है इसका पूरा पालन किया जाए, और जो तीसरा रूट कोज मैंने आपको बताया था स्ट्रेस वाला, उसके लिए जैसे योग निद्रा है, मेडिटेशन की पद्धति है, यानी कि ब्रेन को डिटॉक्स किया जाए, तो हर रोग ठीक हो सकता है।
कोई भी ऐसा रोग नहीं है दुनिया का जो योग के माध्यम से ठीक नहीं हो सकता। जी। तो कुलदीप जी, अब बात करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आपका बच्चा है 3 साल का, उसको जूस पीना पसंद है, उसको ये स्प्राउट्स वगैरह जो आप खाते हैं वही उसको खिलाते हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी कि अगर हम बात करें बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो योग कितना सहायक रहता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में? क्या ऐसी पेरेंटिंग टिप्स आप हमारे पेरेंट्स को देना चाहेंगे कि वो किस तरह से योग को अपने बच्चे की लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें अभी से, छोटी उम्र से, ताकि आगे जाके वो उसको ना तो बीमारियां हो ज़्यादा, ना, और वो अपनी लाइफ को एक बैलेंस तरीके में जी सके? मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को योग की शिक्षा अभी से दो, क्योंकि भोग की शिक्षा तो उनको बाहरी वातावरण से आराम से अपने आप मिल जाएगी। जी। योग की उनको आवश्यकता है, क्योंकि योग से उनकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है, पूरे व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो जैसे बच्चा उछल कूद करना पसंद करता है, तो आप उसमें जरूर उनका थोड़ा साथ दें, आप भी उनके साथ खेलें तो उनका भी मन हल्का हो जाएगा। दूसरा, बच्चे को मालूम नहीं है कि वो क्या खाए और क्यों खाए, तो वो शिक्षा हम ही देंगे। देखिए, बच्चा स्कूल जाता है तो वो कितने घंटे के लिए? मैक्सिमम 6 घंटे के लिए जाता है। बाकी का जो समय है वो परिवार में रहता है। और बच्चे को भगवान ने ये बहुत बड़ी विशेषता दी है कि वो हमारे प्रवचन से नहीं, वो हमारे आचरण से सीखता है। आप कुछ मत बोलिए, आप अपने घर में जो कर रहे हैं ना, वो देखता रहेगा, सीखता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने घर का एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाएं। घर के अंदर फ्रूट्स का लाना है, जूसेस का लाना है, अच्छी अच्छी हेल्दी डिशेस को बनाना है। उसके लिए जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, विशेषकर क्योंकि रसोई उनके हाथ में होती है, तो जो रसोई में आप जितना हेल्दी बना सकते हो उतना हेल्दी एटमॉस्फेयर रखिए। और जो पापा हैं बच्चों के, वो बाहर से ऐसी ऐसी चीज़ें ही खोज के लाइए जो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी हो, ओवरऑल ग्रोथ को वो जरूर बच्चे को प्रदान कर सके। ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है बच्चों के लिए कि बच्चे आपके हेल्दी रहें शुरू से ही। तो देखिए, जैसे बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, तो आजकल सब चॉकलेट लेके आते हैं, पर होता क्या, उससे बच्चों को कैविटी हो जाती है, बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं। और बच्चों के अंदर एक डोपामाइन रिलीज होता है कि अगर उनको आप चॉकलेट ना दिलाओ तो वो अंदर से फिर बोलते हैं कि पापा मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, मुझे चॉकलेट लेके आए क्या। ठीक है जी। तो इसका कोई विकल्प हम जरूर खोजें। हाँ। जब इतने नुकसान चॉकलेट से हो रहे हैं, तो क्यों ना हम चॉकलेट की जगह घर पर बच्चों को लड्डू बना करके दें। हेल्दी लड्डू बन सकते हैं, और कोई दूसरी मिठाई बन सकती है, और कुछ नहीं है तो गुलाब जामुन भी बन सकते हैं। माने बच्चा मीठा खाना पसंद करता है, और मीठा खाना भी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, एक्टिव रहता है। हाँ। तो मिठाई उसकी ताकत है। हाँ। तो ऐसे कुछ हेल्दी ऑप्शन हमको खोजने होंगे। जैसे कि बच्चा जो है ना, फास्ट फूड के लिए जिद करता है। हाँ जी। तो जिद किया कहाँ से? हाँ। देखिए, ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को नाचना ना आता हो, उसको डीजे पे ले जाके खड़ा कर दें आप, वो नाच नहीं पाएगा। हाँ। अगर वो पहले कभी नाचता होगा, हाँ। तो ही उसके कदम उठेंगे। जी। ऐसे ही आप बच्चे को शुरुआती दौर में अचानक से फास्ट फूड दे दें, वो खा नहीं पाएगा। जैसे बच्चे ने माँ का दूध छोड़ा, उसके बाद जो आपने दिया, जैसे खिचड़ी से शुरुआत करते हैं, दलिया से शुरुआत करते हैं, तो बार बार वो उसी को मांगता है। ऐसे ही कुछ हेल्दी चीजें रोज लगातार डाइट में आती रहेंगी, तो बच्चा तो देखिए कच्चे घड़े के समान है। आप उस पर जैसी लकीर खींचेंगे, आप उसको जैसे सांचे में ढालना चाहेंगे, वो ढलता चला आएगा। बस उसको एक एटमॉस्फेयर की जरूरत है, और उसके लिए पेरेंट्स को पहले तैयार होने की जरूरत है कि वो खुद हेल्दी खाएं और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर परिवार के अंदर रखें। तो बच्चे तो देखिए बड़े कोमल होते हैं, बड़ी आसानी से बात मान लेते हैं जी। तो बच्चों का डाइट को लेकर के बहुत कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है पेरेंट्स का। फिर साथ में उनको खेलने के लिए अवसर देना चाहिए। हाँ। केवल पढ़ाई से ही बच्चे का विकास नहीं होता। पढ़ाई से दिमाग का विकास हो सकता है, लेकिन शरीर का जो विकास होगा वो खेलने कूदने से होगा, वो योगाभ्यास करने से होगा। हाँ। तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर पेरेंट्स उसमें भाग लें। हमारे यहाँ भी शुरू में ये शिकायत रहती थी कि बच्चे तो चाहते थे योग में आना,
लेकिन पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चे का ट्यूशन है, मैं पूछ लेती हूँ एक बार कि ट्यूशन वाली मैम अगर परमिशन करेंगी तो हम योगाभ्यास में भेज देंगे। अब जब पहले से ही पेरेंट्स तैयार नहीं है कि मेरे बच्चे को योग की आवश्यकता है, जी तो बच्चा तो अभी जानता नहीं है उसके बारे में उतना। बिल्कुल। वो हमने देखा कि जब हम बच्चों की क्लास चलाते हैं हाँ तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है योग करना। हाँ, वो एक्साइटेड फील कर ले, बिल्कुल। हो जाते हैं एकदम। वो बताते हैं, मैं गुरुजी ये भी आसन कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। हमने नहीं सिखाया, लेकिन वो घर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखिए, जैसे गाय का बछड़ा है, पैदा होते ही आप उसको पानी में छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसको कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है, वो तैर जाएगा। बिल्कुल। कितने पानी में आप छोड़ दीजिए, ये स्वाभाविक ज्ञान है परमात्मा की ओर से। ऐसे ही जो बच्चा है उसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो अपने आप खेलेगा, एक्टिविटी करेगा। उसी एक्टिविटी में आप देखेंगे कभी वो लेग ऊपर ले जाएगा, कभी सिर नीचे ले जाएगा, कभी हाथ ऊपर उठाएगा। तो वो कुछ योग के अभ्यासों को स्वाभाविक करता है। हाँ। बस मेरी प्रार्थना यही है सभी पेरेंट्स से कि बच्चा अगर योग में रुचि ले रहा है तो आप उसको रोके नहीं, क्योंकि वो अभी से ही आत्म संयमी बनेगा, उसका शरीर मजबूत होगा, उसके खाने पीने की आदत अच्छी रहेगी। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर बच्चे का चाहते हो तो भोग की शिक्षा नहीं, योग की शिक्षा लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। अभी जब हम योग की बात करते हैं तो कुलदीप जी हमें ये भी बताइए कि क्या योग से पीढ़ियों के बीच का जो तनाव होता है, पीढ़ियों के बीच की जो दूरी होती है, मानसिक तनाव होता है, क्या योग उसमें भी मददगार साबित होता है? जी बिल्कुल। देखिए, हम बात कर रहे थे कि योग से केवल आपका शरीर लचीला नहीं होता, आपका मन भी लचीला होता है। तो मन के लचीलेपन से यही अर्थ है कि हम हमारे जो हमसे पहले की पीढ़ी है उसके प्रति आदर व्यवहार रखें, सम्मान का व्यवहार रखें, सहयोग का, सहकार का व्यवहार रखें। ये योग ही सिखाता है। क्योंकि योग का जो अर्थ है ना, वो केवल एक्टिव रहना नहीं, योग का अर्थ ये भी है स्थिर हो जाना। हम जो भी योग की क्रियाएं करते हैं, आसन करें, प्राणायाम करें या मेडिटेशन करें, उन सब का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि हम कैसे ही समय निकाल करके, जैसे हम सीधे बैठे तो हम थोड़ी देर अपने साथ ठहरें। जब हम अपने साथ ठहरेंगे ना, तो बहुत सारी तो हमारी जो जिद्दी प्रवृत्तियां हैं वो हमें देखने में आएंगी। हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं अपने दिन भर के व्यवहार में, वो देखने में आएंगी। हमारा बड़ों के प्रति एक मधुर व्यवहार होना चाहिए, सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। तो हम जब हमारी क्लास कराते हैं तो उसमें ये लोगों को प्रैक्टिकल कराते हैं कि जो पीढ़ी का गैप हो रहा है, एक समय ऐसा आता है कि यूथ जब कुछ पढ़ लेता है, बाहर की दुनिया को देख लेता है, तो ये सोचता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो मेरे से कुछ कम जानते हैं। ठीक है जी। और पेरेंट्स के भाव क्या होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा है, हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वहाँ टकराव होता है। अब इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो यूथ है ना, वो गलत है। अगर आपके बड़े आपको कुछ कह रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं कि वो आपको अपना मानते हैं। जी। उनके भावों को समझा जाए। जी। उनको भी पता है कि आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं। हाँ। उनको पता है कि आप पढ़ लिख चुके हैं। हाँ, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। बट उनके भाव क्या रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको छोटे से देखा है, बचपन से देखा है, बचपन से आप गलतियां करते आए हैं। उनके भाव यही रहते हैं कि बच्चा कल बाहर जा रहा है तो कोई इससे गलती ना हो जाए, इसको कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो टोकते भी हैं, इसलिए वो बताते भी हैं। मेरे पिताजी जब मैं आज भी घर से आता हूं तो ये कह के भेजते हैं कि बेटा 4 रास्ते को देख करके पार करें। अब मैं पिछले लगभग 30 साल से 4 रास्ते पार करता आ रहा हूं। तो यूथ के मन में आता है, अरे ये यहाँ पर बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हैं हमें कि 4 रास्ता ठीक से देख के पार करना। मुझे तो 20 साल हो गए इसी प्रैक्टिस करते हुए। तो यहाँ यूथ क्या सोचेगा कि ये अभी उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनकी फीलिंग समझनी चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा बाहर जा रहे हो, आप भले ही ठीक हो सकता है सामने वाला जो आ रहा है वो गलती पर हो, आप देख करके चलना। और वो ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको हृदय से अपना मानते हैं। बिल्कुल। जिस दिन उनको ये लगेगा ना कि ये मेरा नहीं है, किसी और का हो गया है, वो टोकना ही बंद कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी यूथ से कि जो ये पीढ़ियों का गैप है उसको मेंटेन किया जाए। ये जो युवा अवस्था है, ये जो पढ़ाई लिखाई है, ये एक समय सीमा तक काम आती है हमको।
आखिर आप देखेंगे तो आपके पेरेंट्स ही आपको काम आते हैं। जब कोई नहीं होता है तब आपके लिए पेरेंट्स ही होते हैं, और जब कोई नहीं था आपका संसार में, जब आप आए थे हाँ, तब पेरेंट्स ही तो थे, वही आपके पहले गुरु हैं। उनको आपसे जब पैदा हुए थे तब भी ज़्यादा ज्ञान था, आज भी ज़्यादा ज्ञान है। उनके पास अनुभव का ज्ञान है, आपके पास किताबों का ज्ञान ज़्यादा हो सकता है। तो उनको जरूर सम्मान दिया जाए और उनके साथ हमेशा मधुर व्यवहार किया जाए। ये उनकी साथ में पूजा भी होगी, और जो पीढ़ियों का गैप है वो भी खत्म हो जाएगा। आपके पास कुछ अच्छा है तो आप बैठ करके नम्रतापूर्वक उनके साथ शेयर कीजिए, उसमें कोई बात नहीं। जी चलिए, अच्छा अब हम बात करते हैं विमेंस की, जी है ना। तो गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जी योग कितना सहायक रहता है विमेंस के लिए? क्योंकि हमने आपसे खैर ये तो सुन लिया कि भाई पीसीओडी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम और आपके हार्मोनल इशू की प्रॉब्लम तो योग से ठीक की जा सकती है। गर्भावस्था में योग कितना हेल्पफुल रहता है माँ के लिए भी और माँ के अजन्मे बच्चे के लिए भी? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। हमारे यहाँ एक कथा आती है वीर अभिमन्यु की, जी। तो आप सब परिचित हैं उससे। तो गर्भ में ही वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। वो तो कथा बताते बताते या विद्या बताते बताते माँ को नींद आ गई। नींद आ गई तो क्योंकि बच्चे की नाभि माँ की नाभि से जुड़ी हुई है, तो आगे की शिक्षा उनको नहीं मिल पाई। तो बहुत जरूरी है आज कि बच्चे को माँ के पेट से ही शिक्षा मिलनी शुरू हो जाए। तो बहुत सरल सरल एक्सरसाइज होती हैं गर्भावस्था के दौरान। चौथे महीने के बाद से ये एक्सरसाइज का क्रम शुरू हो जाना चाहिए। बहुत आसान होता है, और जब तक कि डिलीवरी ना हो तब तक अलग अलग कैटेगरी के योगाभ्यास होते हैं। तो उनमें विशेषकर जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ऐसे बैठ गए, ये हमेशा मन को प्रसन्न रखता है। भ्रामरी प्राणायाम है, वो स्ट्रेस को रिलीज करता है, ऐसे। और कुछ देर बैठ करके भगवान का ध्यान करना, अच्छे अच्छे महापुरुषों का ध्यान करना, अच्छी अच्छी कथाओं को पढ़ना और उनको मन के अंदर दोहराना। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि इस समय जब भी कोई गर्भवती है तो वो अकेली नहीं है, उसके साथ में एक दूसरी आत्मा जुड़ी हुई है और उसका निर्माण का कार्य चल रहा है। केवल शरीर नहीं, उसका भीतर मन भी तैयार हो रहा है, उसके विचार भी तैयार हो रहे हैं। तो सब कुछ वो आपके जरिए बन रहा है, क्योंकि आपकी नाभि से वो कनेक्ट होता है। तो ये तो थी कुछ प्राणायाम की क्रियाएं। साथ में जो हाथों पैरों के व्यायाम हैं, स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, लेफ्ट राइट करना है, हल्की हल्की सूक्ष्म सूक्ष्म क्रियाएं हैं, उनको जरूर करना चाहिए। उससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चे की हेल्थ पर भी, और माँ की भी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। मतलब इसमें कोई ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना कि या पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में जाएं लेडीज और योग सेंटर जाएं और वहाँ पे सीखें, या फिर कुछ ऐसे आसन हैं जो आप अभी हमारे दर्शकों को भी बता सकते हैं कि भाई वो घर बैठे भी आसन करें तब भी उनको काफी फायदा मिल सकता है? देखिए, वो खुद से करेंगे हाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा। अगर किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करें तो उसको क्या जानकारी होती है कौन सा आसन को कराना है, कौन सा नहीं करना। हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो मैंने आपको बताया, अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, ओम का जाप करना है, या फिर आपको मेडिटेशन में बैठना है, दीपक देखते हुए दीपक का ध्यान करना है, हाँ। ये सब वो घर पर कर सकते हैं। साथ में जैसे ताड़ासन का अभ्यास है, बैठे हैं ऐसे, तो इसको खड़े होके भी किया जाता है। ऊपर की ओर ऐसे हल्का सा स्ट्रेच कर दें, या फिर देखिए इस तरह से खड़े होकर के हल्की हल्की एक्सरसाइज हैं। यूं पैरों को उठाया, लेफ्ट ले गए, राइट ले गए। इनको कुर्सी पकड़ के या दीवार पकड़ के भी किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, हाँ। और बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। बाकी अगर करना है तो आप योग सेंटर जाकर और हाँ, proper वॉकिंग करना है तो वॉकिंग भी आप बिना हाँ। किसी गाइडेंस के कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो विशेष क्रियाएं हैं वो किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं अब अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई योग, आप, क्योंकि मैंने सुना है आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, ऑफलाइन के साथ ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, और योग ऐसी चीज़ है ना कि लोग योग से जुड़ना तो चाहते हैं, हमारे यूथ योग से जुड़ना तो चाहता है, करियर भी स्टार्ट करना चाहता है उसके अंदर, पर होता क्या है बीच में आके वो अटक जाता है कई बार,
झिझक जाता है ना, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इसमें अपना आगे करियर बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आप हमारे यूथ को अगर कुछ एडवाइस देना चाहें, पहला सवाल तो मेरा ये। दूसरा कि आप भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेते हैं, तो अगर हम बात करें एक बिगनर की, तो बिगनर घर में बैठकर अपने कंफर्ट जोन के अंदर योग खुद से ही कितना योग सीख सकता है, कितना अपने आप को समय देना चाहिए उसको, और कितना लाभ मिलेगा, कितने लंबे समय तक उसको करना चाहिए ताकि उसको योग का लाभ मिले। जी देखिए, समय की बात आपने कही है तो मैं तो कहना चाहूँगा 24 घंटे परमात्मा ने दिए हैं, तो उनमें से 1 घंटा तो आपको अपनी हेल्थ के लिए देना चाहिए। फिर जो यूथ आना चाहते हैं कैरियर की दृष्टि से, यानी कि खुद योगी बने और दूसरों को योग सिखाएं, तो एक थोड़ा सा समय है तपस्या का, जहां आपको एक ट्रेनिंग करनी चाहिए किसी भी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में। आजकल बहुत ऐसे हैं, जैसे हमारे गुजरात में तो गुजरात राज्य योग बोर्ड है, बहुत सारे और अन्य स्थानों पर भी इस तरह के संस्थान चल रहे हैं। ऑनलाइन भी लोग कोर्स करवाते हैं, डिग्री भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलते हैं जी। तो पहले बेसिक जान लिया जाए, जानने के बाद फिर योग थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। प्रैक्टिस निरंतर होनी चाहिए आपकी। अगर आप केवल सीखना चाहते हैं तो 1 घंटा प्रतिदिन, और अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 घंटा योग के लिए रोज देना चाहिए, क्योंकि आप एक कुशल योग टीचर बनेंगे तो वो कभी निराश नहीं होता है। योगी का अर्थ क्या है? योगी का अर्थ यही तो है ना कि आप कभी भी तस्मात् योगी भवार्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जब वो निराश हो जाता है, बैठ जाता है, नहीं उठ पाता है, तो भगवान यही कह रहे हैं कि तू योगी बन, क्योंकि योगी जो है ना वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। कोई भी कितना ही बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, कर्म करने वाला हो, योगी के अंदर ये तीनों क्वालिटी होती है। वो ज्ञानी भी होता है, वो तपस्वी भी होता है, और वो कर्मशील भी होता है। तो योगी बनने के बाद कोई निराश होगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस दिन से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, बस मुझे बार बार यही प्रेरणा आती है कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। अगर मान लीजिए कोई कार्य हमने शुरू किया, उसमें बाधा आई और हम सफल नहीं हुए, तो हमें निराश नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि क्या बाधा आई उसका एक्सपीरियंस हमको मिल गया, तो हम खाली हाथ नहीं रहे, हमारे पल्ले में एक्सपीरियंस आया। तो जो भी बच्चे योगाभ्यास शुरुआत करना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, योग टीचर बनना चाहते हैं, तो ईमानदारी से योग को अपनाएं, तपस्वी बने, उसके विषय में पर्याप्त जानकारी हासिल करें। और अगर आपको कैरियर बनाने में कहीं दिक्कत आ रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अध्ययन करें, फिर से अपनी जो नॉलेज है उसको रिवाइज करते रहें, बार बार अपने आप देखते रहें कि कहाँ किन किन संसाधनों को हमने और ज़्यादा अपने साथ जोड़ लेना है, जिससे कि हमारी विद्या लोगों तक पहुँचे। जैसे हमने सामान्य योगाभ्यास से पावर योग शुरू किया जी, तो हमने क्या किया, इसमें एक सामान्य लोग बैठ गए, प्राणायाम करना शुरू कर दिया, हाथों को चलाया, पैरों को चलाया। अब लोग क्या थोड़ी देर में बोर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या उसमें म्यूजिक को डाला है, तो क्या होगा कि उनका मन रुचिकर उसमें बनेगा। फिर साथ में उसमें एक लयबद्धता ली है कि आप एक एक्सरसाइज पूरी करके दूसरी में एंटर करेंगे। जैसे नृत्य कैसे होता है, नृत्य सबके लिए रुचिकर होता है, तो क्या होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं। ऐसे ही योग की जो एक्सरसाइज है उनको लयबद्ध किया तो लोगों की रुचि पैदा हो गई उसके अंदर, लोग उसको पसंद करने लगे, ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर जितना जिसको चाहिए उसकी हमने छूट की। देखिए आज आप मान लीजिए योगाभ्यास प्रतिदिन नहीं करते हैं, तो आप पूरा 1 घंटा करेंगे तो क्या होगा, अगले दिन बॉडी पेन हो जाएगा, थकावट हो जाएगी। तो हमने वहाँ ये रास्ता अपनाया कि आप देखिए 1 घंटा नहीं कर पाएंगे, आपको जहाँ भी जिस भी अभ्यास में थकान लगती है वहाँ पर रुकिए, गहरी श्वास लीजिए, फिर से आप दोबारा से तैयार हो जाइए, फिर अगले अभ्यास में जुड़िए। तो इसी तरह से जब आप कैरियर के लिए चल रहे हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़े। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कैरियर योग में बनाना चाहते हैं तो आज से ही सोशल मीडिया का उपयोग ज़रूरी है, उसको ज़रूर अपने जो संसाधन हैं उनमें शामिल कर लीजिए। उसके माध्यम से आपकी ऊर्जा है ना
वो देश देशांतर तक पूरे में फैल जाएगी। बहुत अच्छा आजकल ये प्लेटफॉर्म जी है। बिल्कुल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आपको मिलता भी है, आप ग्रास भी करते हैं, आप लोगों को दे भी सकते हैं। बिल्कुल, तो यूथ को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आओ हमारे साथ आ जाओ, हम भी अच्छा महसूस करेंगे। सब जुड़ो, पहले खुद योगी बनो। योगी बनने के लिए क्या करना है, देखिए मैंने बताया था कि आप 3 घंटा अपने लिए दे दीजिए। अपने भोजन में परिवर्तन लाइए, अपने व्यवहार में मधुरता लेके आइए और योग के ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा फील्ड इंतजार कर रहा है। लाखों करोड़ों लोग आपका वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा और हमें योग का मार्गदर्शन करेगा। सही बात है कुलदीप जी, जैसे आपने अभी बताया आप भी एक तपस्वी रहे हैं, तो आपने अपनी योग की तपस्या में किन किन चुनौतियों का सामना किया, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस तपस्या के बाद जो आपको फल मिला, जो ये प्यार बटोरा आपने अपने सोशल मीडिया से, अपने इंस्टाग्राम फैमिली से, अपने फेसबुक फैमिली से, जहाँ आपके 6-6 लाख 5-5 लाख लोग आपसे जुड़े, आपसे प्रशिक्षण लिया जिन्होंने, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और ये कैसे संभव हुआ तो खैर योग से ही संभव, लेकिन फिर भी हम आपके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। देखो जी, वैसे मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, मैं एक साधारण गृहस्थी हूँ। हाँ, ये है कि कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाऊँ। तो तपस्वी तो मैं हूँ नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम सामान्य कोटि का इंसान हूँ जी। और लोगों का प्यार है। बस कोशिश ये की है कि जो मेरे पास है उसको पूरी ईमानदारी से दूसरों तक देना है। और जो भी है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट जो आता है उसको देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रख करके भी करेंगे क्या। जी। कोशिश इसलिए हमारी जारी रहती है कि जो भी है वो तो लोगों तक पहुँचे, जी। और वही पहुँचाए। बहुत थोड़ा सा जानते हैं, हाँ, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। बाकी है। बहुत सारे गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद लेना है। अब जो लोगों ने प्यार दिया है सोशल मीडिया पर, उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ योग्य समझा। जी। हम है नहीं, वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने समझ लिया है और वो लाभ ले रहे हैं। तो ऐसी ही कोशिश रहेगी जारी की भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि योग एक हमारी परंपरा है, संस्कृति है, योग जीवन शैली है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग एक पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। जी। और एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसमें आपको भौतिक उन्नति तो मिलती है, आध्यात्मिक संपदा भी मिलती है। बहुत। जी। तो इस दृष्टि से जिन लोगों ने भी प्यार दिया है, देखिए उन्हीं का बड़प्पन है, जी। हमारा इसमें कुछ योगदान नहीं है। चलिए, अच्छा आखिरी सवाल आपसे कि योग को आप हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को किस तरह देखते हैं? क्या आप देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं योग का आगे क्या लेवल, कितना बढ़ेगा, कितनी ऊंचाइयां छुएगा? देखो, लेवल तो ऐसा है, एक दिन सबको योगी ही बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप देखिए, पश्चिम से अब लोग लगातार लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको जीवन में शांति नहीं मिल रही, जी। उनके मानसिक क्लेश खत्म नहीं हो रहे, उनको एक कंप्लीट हेल्थ नहीं मिल रही, वो भटके हुए हैं। तो जो हमारी सनातन परंपरा है, योग की परंपरा है, आना तो वहीं पड़ेगा। बीच में एक कालखंड ऐसा हुआ कि हम भौतिकता की दौड़ में आगे निकले, कुछ संसाधन हमने जुटाए और उनका हमने देखा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लग्जरी गाड़ी है, तो लग्जरी गाड़ी बहुत अच्छी है, सफ़र आसान हो जाएगा, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। आप उसमें अगर 2 घंटे बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, 4 घंटे बैठते हैं तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा। कोई अगर आपको कहे कि एक दिन पूरा आपको इसी गाड़ी के अंदर बैठना है, तो आप उसमें अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। जी। यानी कि जो भौतिक संसाधन है वो एक मात्रा तक आपकी सहायता करते हैं कि आपके जो जीवन शैली है उसको सरल बनाया जाए। योग क्या करता है? योग ये सिखाता है कि कहीं मान लीजिए आपकी जीवन यात्रा में कोई कठिनाई भी आई है ना, तो आपको घबराना नहीं है, आपको हिम्मत के साथ उस चुनौती का सामना करना है। और आप देखिए कि इसी भाव को लेकर के
पूरे विश्व पटल पर फिर से लोग वापस योग की तरफ आ रहे हैं। आज जितने लोग हमारे भारत में योगाभ्यास करते हैं ना, उतनी ही संख्या में विदेशी लोग भी योगाभ्यास करते हैं। तो अब उनको समझ में आ रहा कि हम एक गलत ट्रैक पर जा रहे थे जी। जहां हमको तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, जहां हमको जाकर के ऐसा लगा कि भाई जीवन में जो कुछ पाया उससे भीतर में एक असंतुष्टि का भाव रह गया। तो फिर से वो योग की तरफ आ रहे हैं और योग पूरे विश्व में फैल रहा है। योग का अर्थ ये है कि सबको जोड़ना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो सब जुड़े रहें, क्योंकि अल्टीमेटली देश की सीमाएं बना दी गई हैं। हम सब हैं तो एक ही परमात्मा की संतान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। आपसे कोई मीठा व्यवहार करे तो आपको अच्छा लगता है, मुझसे कोई करे तो मुझे भी अच्छा लगता है जी। भले आप इस सीमा पार हैं या उस सीमा पार हैं, ये तो दोनों को ही अच्छा लगता है। जी जी। तो योग यही सिखाता है हाँ कि हर मनुष्य अपने जीवन की यात्रा को सफल करे। जी। तो विश्व के पटल पर भी लोग योग को इतना पसंद कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं हर देश के अंदर, बिल्कुल। और भारत देश में तो बहुत तेजी से फैल रहा है। और भारत पर इसकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो योग दिवस जो डिक्लेयर हुआ है वो भारत के प्रयासों से हुआ है। और उसमें सैकड़ों देश एकदम अचानक से आ गई जी। इसका मतलब वो सब ये चाहते थे हाँ, कि इस विद्या को हमारे जीवन में भी उतारा जाए। तो और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हर योग दिवस पर इसकी संख्या बढ़ती जा रही है जी। और ये आगे तक बढ़ेगी। जब तक पूरा विश्व योग में नहीं हो जाएगा तब तक योग फैलता रहेगा। समाधान यही है, क्योंकि योगी व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, कभी बीमार नहीं होता, वो कभी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोकता है। उसका हृदय यही करता है कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, मैं भी बढ़ूं, वो भी बढ़े, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, मैं भी निरोग रहूं, वो भी निरोग रहे, सब आनंद में रहें, अपने जीवन का लाभ लें। तो विश्व पटल पर योग की बहुत आवश्यकता और भी है और फैल रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा हमको आपसे बात करके। हमारे दर्शकों को इतनी योग की ताकत आई एम श्योर इस एपिसोड के थ्रू महसूस हुई होगी, योग की क्षमताएं उन्होंने जानी होंगी, और आपसे जो एक्सपीरियंस हमको मिला हमारे दर्शकों को भी मिला होगा। तो कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका विशेष आभार बुलाने के लिए, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आप करते रहें। हमारी आपके लिए भी बहुत बहुत शुभेच्छाएं हैं। आप सबका भी सहकार इसी तरह से बना रहे। सब योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, इस भाव के साथ आप सबको प्रणाम। थैंक यू।